हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के इतिहास भाग 3 का। इस वीडियो में हम ट्रिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और टेस्ट भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन 1930-1932, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सब पढ़ने के बाद भारत का संविधान का इतिहास जो है, इसका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के इतिहास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं। और ये भारतीय संविधान का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला हेडिंग होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। 1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ईस्वी में नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। दोस्तों, जो भी रेड कलर से है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स में हेडिंग डालकर ये लिखते रहिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था दी गई। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति हुई। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जिन विषयों का विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वे थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंध और देशी रियासतें। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। अब हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया गया। इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट 1918 प्रकाशित की गई, जो 1919 के अधिनियम के आधार पर बना था। इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन तथा विधान सभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया। 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, द्वैत शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई। प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे
और वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों में के व्यावहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग ने गठन का प्रस्ताव व्यवस्था की गई। इसी प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम में अनेक खामियां थीं, जिनमें जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषयों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धांत रूप में केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ट्रिक अगर चाहिएगी तो इसमें जो रेड है, रेड कलर का जो वर्ड है वो लिख लीजिएगा, वही ट्रिक का काम करेगा। और जो भी एग्ज़ाम में आते हैं मैं उन्हीं को शब्दों को रेड किया हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके लिए पूरा मेहनत लगा दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखेंगे साइमन कमीशन 1927 का। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने 1927 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अब हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड वर्कनहेड की नई चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गई, लेकिन दिसंबर 1928 ईस्वी में कोलकाता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई। नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मुहम्मद अली जिन्ना ने की। अब हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 का। साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पहले ही लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी कि रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में विचार के लिए रखा जाएगा। पहला सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सका। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 में के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया। दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ।
जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्णों समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इन प्रावधानों का जमकर विरोध किया। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इस पर ब्रिटेन के संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। अब हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। अधिनियम की प्रमुख प्रावधान थी। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासकों प्रांतों में लागू किया गया था, उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया: संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषय को शासन मंत्री परिषद को सौंपा गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई: राज्य परिषद, उच्च सदन तथा केंद्रीय विधान सभा, निम्न सदन। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध नाम से 2 नए प्रांत बना दिए गए। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान थे। भारत और तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में 2-2 प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। अब हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1947 को। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजस्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी में शामिल हो सकती थीं। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा, जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा, जिसे विधियां बनाने का पूरा प्राधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं का संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु जो उसे आवश्यक तथा समुचित प्रतीत हो अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया। इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गई थीं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ।
इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, आज भारतीय संविधान का इतिहास कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 1909 में भारत के वायसराय कौन थे? ए है जॉन एडम्स, बी है लॉर्ड एमहर्स्ट, सी है मिंटो, डी है चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा मिंटो। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में की नियुक्ति हुई। ऑप्शन ए है सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन बी है मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी है शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र सिन्हा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार किसे साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए है लिनलिथिगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है सर जॉन, ऑप्शन डी है डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन। आपका चौथा क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 13 नवंबर 1930, ऑप्शन बी है 12 नवंबर 1930, ऑप्शन सी है 12 नवंबर 1931 और ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1932। तो आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930। आपका पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1934, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1936, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1932। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका छठवां क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए है 322 अनुच्छेद तथा 11 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 321 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 323 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ। आपका सातवां क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त की तारीख की निश्चित की गई। तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। आपका आठवां क्वेश्चन है, किसके आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान बनाया गया? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस योजना, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम योजना, ऑप्शन सी है जॉन एडम्स योजना, ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आपका नौवां क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा किस सन को लखनऊ समझौते में स्वीकार की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। दोस्तों, लास्ट के दो क्वेश्चन टेस्ट के हैं, आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। इस वीडियो के बाद हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग तथा अनुच्छेद के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।